बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतिसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से। पेट्रोल की रोज़ नई कीमत, आवाम के सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और ट्रंप की ईरान को धमकियाँ, ईरान की अमेरिका को वार्निंग, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमानों में आमिर खाकवानी साहब सीनियर एनालिस्ट, मियां सैफुर रहमान साहब सीनियर एनालिस्ट, और अब्दुल्ला गुल साहब चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान। आमिर खाकवानी साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगा और जानना ये चाहूँगा कि जिस तरीके से बयानबाजी, लफ्जी वार सुन रहे हैं हम, खासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, तो सर ये किस किस्म का इस वक्त हुकूमत है, किस किस्म की इस वक्त अपोजिशन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है हम हुकूमत है ही नहीं है, शुरू से आईनी ओहदे हैं हमारे पास। खुल के आमने सामने आए हुए हैं इस मौके पे। जी ऐसे ही है जी, बिल्कुल। आजाद कश्मीर पे तो खास तौर पे वहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट की दी, फिर बिलावल भुट्टो ने बाकायदा मिमिक किया उनको, बाकायदा उनकी एक पैरोडी की और वो नकल से उतारी और वो काफी मजाक भी उड़ाया। फिर अब मियां साहब को दोबारा में देख रहा था, उनको भी बयान था जिसमें उन्होंने उसे बरखुरदार करार दिया और इस तरह की बातें की। तो लोग तो इसको वैसे नूरा कुश्ती का नाम दे रहे हैं कि ये फ्रेंडली, एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली फायर है और फिर कल को एक इकट्ठे हो जाते। वैसे ये बात ठीक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन जो है पिछले 3-4 साल से उनका रवैया तो ऐसे ही है सर। इससे भी पहले से लग रहा है, इससे भी पहले से ऐसे ही है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई उसके बाद से ये ऐसे ही है जी, ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात है। जब से तहरीक इंसाफ हुई तब से वो ऐसे ही है। और लेकिन अब तो थोड़ा सा ना ये ज्यादा ही ढोंग लेना शुरू हो गया है कि जब इलेक्शन का मौका आता है, चाहे वो जीबी का हो वहां पे हो, मतलब आप देखें ना जीबी इलेक्शन में तो उन्होंने 45-47 वाली इल्जामात बातें भी की बिलावल भुट्टो ने, यानी वो पीपल्स पार्टी वाले इस तरह की बातें भी चले जाते हैं कि धांधली बातें और ये वो इस तरह के तंज करने भी शुरू हो जाते हैं। वो भी जवाबन तंज करते हैं, कभी गवर्नेंस की बात करते हैं। इससे पहले भी इशू तो मतलब मैं वैसे इस पे ये देख रहा था कि सोशल मीडिया पे खास तौर पे लोग जो हैं वो तो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं बड़ी हद तक। वो जो रिएक्ट करते हैं ना, वो कहते हैं भाई इनकी बातों पे हमें कोई असर नहीं होता। तो ये मेरा ख्याल है थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए नून लीग और पीएस पार्टी के स्क्रिप्ट राइटर्स को, थोड़ा सा स्क्रिप्ट जरा बेहतर लेके आए, कोई नया आइडिया लेकर आए। तो क्योंकि उसका जो जिन पे ये असर डालना चाह रहे हैं, मतलब जो जेन जी को ये अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं ना, दोनों पार्टियों की ख्वाहिश यही है कि नौजवान वोटर की तरफ आए। मुझे लगता है सर, वैसे मुझे सर ऐसा लगता है, आई डोंट नो आप इससे इत्तेफाक करेंगे या नहीं, कि जेन जी तो दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन ये तो अपनी पूरा कोशिश कर रहे हैं ना। तो लेकिन इनको चाहिए फिर नए आइडिया लेकर आए, कुछ स्क्रिप्ट लेकर आए, नया थोड़ा सा ओरिजिनल स्क्रिप्ट करें। और या फिर ये है कि हाँ, मतलब एक बार करें ना, ढंग के पोजीशन करें। तो पीएस पार्टी फिर इधर पंजाब में, इधर पाकिस्तान के जो खासतौर वफाक में, तो वो भी फिर एक क्लियर अपोजिशन पे जाए ना, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पे जाए। तो लेकिन बहरहाल बिलावल की को देखकर एक तो मैं एंजॉय किया क्योंकि वो स्मार्ट हो गए हैं, बहुत वजन बहुत कम हो गया है। अब मेरे ऐसे बंदे जिनको हमेशा वजन कम होने का मसला रहता है, तो बिलावल को देख के तो लगता है कि टिप्स लेने चाहिए उनसे। वो बिल्कुल दुबले पतले लड़के लग रहे हैं, बिल्कुल नौजवान ज़हर है। तो और मैं आमिर भाई मैं ऑन एयर नहीं बता सकता, मैं आपको कॉल करता हूँ इस प्रोग्राम के बाद। मैं आपको सारे फार्मूले बताता हूँ, राज बताएंगे उनके राज। ऐसे ही है जी, जो वो सियासत में कर रहे हैं इलेक्शन में। लेकिन अब आजाद कश्मीर का इलेक्शन सर पे आ गया है। एक हुआ है बहल कि इसके जो भी हुआ है, क्योंकि वहां पे पीटीआई इलेक्शन लड़ नहीं रही, तो अगर ये भी एक्टिविटी करती तो आजाद कश्मीर इलेक्शन तो बिल्कुल ही ठोस हो जाना था ना। तो इस थोड़ी बहुत नोक-झोंक से कुछ गर्मा गर्मी पैदा हुई है। और बहरहाल एक है कि मियां साहब भी ऐलानात बड़े कर रहे हैं कि मैं अगर हुकूमत मिला तो हम बजट इसको बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आजाद कश्मीर का बिलावल भुट्टो ने भी ऐलानात किए हैं। तो अल्लाह करे कि शुरू के लिए, कोई आम आदमी के लिए वहाँ फायदा हो जाए, कोई अच्छे काम हो जाए। कोई बसें तो गलबन भिजवाई है इन्होंने, पता नहीं ये इलेक्शन तक के लिए भिजवाई है पंजाब हुकूमत से 10 बसें शायद भेजी है, ये पता लगे 28 को वापस आ जाए। नहीं सर, गिफ्ट उन्होंने कहा है, मरियम साहबा ने कहा है ये मैं गिफ्ट लेके आई हूँ। तो वो गिफ्ट तो वापस नहीं जाएगा ना सर। बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला गुल साहब, सर हम जानने की ये कोशिश कर रहे हैं, जो अभी इंतखाबात कश्मीर के इस पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिहेवियर क्या समझते हैं सर? ये आइंदा इंतखाबात की तैयारी है, ये मुकाबला बिलावल और मरियम के दरमियान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरे ख्याल में ये एक रात का मुकाबला है, एक जो थॉट प्रोसेस है, एक माइंडसेट है
जो गरीब को गरीबतर और अमीर को अमीरतर बनाता है। और असल में ये सियासी कशमकश इनकी है। जहां तक ताल्लुक है अवाम का, तो अवाम तो बेचारी मेरे ख्याल में हमेशा स्टिक एंड कैरेट की गेम में उसने डंडे ही खाए हैं और वो अभी भी खा रही है। कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, आप देखें कि जबरदस्ती के इंतखाबात जो हैं वो क्या नताइज लाएंगे। एक तरफ आधा कश्मीर बंद है और वोटों का टर्नआउट कितना हो सकता है ये भी आपको अंदाजा है। मैं तो खुद, मेरी पार्टी लड़ रही है इलेक्शन, इसलिए मुझे मालूम है। और वहाँ जो इस टाइम पे सूरत हाल है, कोई बातचीत नहीं हो रही। जो पहले भी 23 तारीख को बैठक होनी थी उन्होंने इनकार कर दिया। और पुंछ डिवीजन एक बहुत वॉलेटाइल डिवीजन है जिसके असरात पूरे कश्मीर के अंदर आ रहे हैं। ठीक है कि इस टाइम पे इलेक्शन का प्रोसेस है, लोग उससे कुछ मुंसलिक भी हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से अफसोसनाक वाकयात देखने में आए, जिसमें फायरिंग के वाकयात थे, बहुत सारी धमकियों के वाकयात थे, और फिर ये ऐसा हुआ क्यों? असल मसला तो ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कश्मीर में हुकूमतें रखी, लेकिन दिया क्या आवाम को? अभी मैं गिलगित बल्तिस्तान से होके आया, तो जिस आप सूबे में अगर उनके जो बड़े बड़े शहर हैं स्कर्दू जैसे, उनके अंदर 22 घंटे आजकल के दिनों में जब लोड शेडिंग होती है और सर्दियों में तकरीबन 70% लोग वहां से माइग्रेट कर जाते हैं क्योंकि बिजली नहीं होती, उनको पिंडी आके रहना पड़ता है। जिस जगह से जिधर आप बड़ा खूबसूरत ये शंग्रीला वगैरह देखते हैं, जिधर पानी की बहारें हैं, उस इलाके के अंदर लोगों को मीठा पानी नहीं नसीब। मैं आपको क्या बताऊं, कितनी कस्मा पुरसी का आलम है, कितने लोग बेहाल हैं। और इंटरनेट वहां नहीं है, टेलीफोन वहां नहीं काम करते। हर आदमी का टेलीफोन के सिग्नल पूरे आ रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है टेलीफोन काम नहीं करता। क्या बोले आदमी? तो आपने जब उन लोगों के ना इंडस्ट्री, अब आप कश्मीर को देख लें, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई गई कश्मीर के अंदर। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो आला तरीन वहाँ हालात हैं, मेरे ख्याल में हर आदमी उससे बाखबर है। इसी तरीके से सिंध के अंदर दहशतगर्दी एक दफा फिर दोबारा सर उठा रही है। आप देख लीजिए कि जीबी और कश्मीर के अंदर सूरत हाल ये है कि इस टाइम पे मतलब साफ सी बात यह है कि हाल बेहाल है। और फिर आप बाकी जगहों पे देख लें, तो मैं तो नहीं समझता कि ये निज़ाम कोई ज्यादा बेहतर है। असल प्रॉब्लम इस निज़ाम की है। इसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं शामिल, लेकिन वो जब इसमें वो कहते हैं ना कि दरकान नमक नमक शुद्ध, ये नमक की कान में जो आएगा वो नमक बन जाएगा। तो ये अभी जो सारे इस गोरख धंधे में शामिल हैं, कोई ये बताए कि इनके कारोबार क्या है। कोई ये तो पूछे कि ये माजी में क्या थे और आज क्या है, इनके पास ये अंधा पैसा कहाँ से आ रहा है। क्या वजह है कि कश्मीर के अंदर सियासत का रुख जो है वो अचानक मुखालिफ हो गया। वो लोग जो पाकिस्तान को पुश्ती बांध समझते थे, आज उनकी आवाज मुख्तलिफ अंदाज में देखी जा रही है। कोई तो रीजन होगा ना, या मिन हैसल कौम वो लोग पागल हो चुके हैं, ये भी हो सकता है। मतलब वो सारे के सारी पूरी कौम पागल हो गई है और हम शायद 2-4 लोग ठीक रह गए हैं। तो मतलब आखिर एक उसमें ठीक है कि उसमें मैं देख रहा हूँ कि भारत का जो एक मौकफ है वो नजर आता है, और बिल्कुल पता है, हमें भी पता है कि भारत इसके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन आप देखें ना, सीधी सी बात यह है कि कितने लोग होंगे। अगर फर्ज करें जैक के अंदर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 100 आदमी हैं, तो 100 में से 10% चले वो कह सकते हैं। तो क्या बाकी 90% भी भारतीय एजेंट है? तो वो तो नहीं है। तो वो क्यों बाहर बैठे हुए हैं? क्या वजह है कि आप मुझे बताएं। इंडस्ट्री दी है वहां? नहीं दी। क्या आपने वहां लोगों को जॉब्स दी है? नहीं दी। सड़कें दी? नहीं दी। आपने पुल दिए? नहीं दिए। एयरपोर्ट आपका वहां मौजूद नहीं है। अस्पताल वहां कोई म्यारी मौजूद नहीं है। तो उसमें हजूर आपकी हुकूमत थी या मेरी हुकूमत थी, या हमारे मॉडरेट पैनल जो बैठा हुआ है उनकी हुकूमत थी? तो अगर उनकी हुकूमत नहीं थी और हम में से कोई भी वहां मौजूद नहीं था, तो जो हुकूमत कर रहे थे क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? ये जो सिस्टम है ना, लोगों की बगावत है इसके खिलाफ। आपके देख लीजिए कि श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में इनकलाब आया, ईरान के अंदर अभी हालिया इस साल के अवाइल के अंदर अपराइजिंग हुई, और उसके बाद
तालिबान अफगानिस्तान के अंदर वहां भी यंग जनरेशन आई, कॉकरोच जनता पार्टी एक मुसीबत बन गई है, पूरे भारत के अंदर आवाजें उठ रही हैं, एक इनकलाबी कैफियत बरपा है। तो क्या आपके पाकिस्तान बच जाएगा जहां परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स हैं? यहाँ मतलब खुदा को माने के 8,500 रुपया कमाने वाला हुकूमत कहती है वो गरीब नहीं है, तो हजूर वजीर आजम साहब अपनी तनख्वाह लगा लेना 8,500 रुपया, हाँ ठीक है, वजीर खजाना साहब लगा लें 8,500 रुपया और उसके अंदर मजे करें जैसे वो लोग मजे कर रहे हैं। बिजली का बिल डबल कर लें सर, 16,000 17,000 कर लें, डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, 4 गुना कर लें, 5 गुना कर लें, 10 गुना कर लें। ये वो लोग हैं जो एक वक्त में होटल में बैठ के 1 लाख की कॉफी पी जाते हैं। यस, मैं तो रोजाना जानता हूँ ना, मैं तो देखता हूँ, मैं इसी मतलब इस्लामाबाद में ही रहता हूँ ना, मुझे पता है। देखिए मकसद ये नहीं है, यहाँ क्रिटिसिज्म का मसला नहीं है, मसला ये है कि लोगों का निजाम पर अदम एतमाद है। अगर ये निजाम नहीं तो फिर कौन सा होगा? आप मुझे मैं आपसे दिल से एक बात पूछ रहा हूँ, आप मुझे उसका सही जवाब दीजिएगा और मैं चाहूंगा कि आप मौजूद पैनल से जरूर पूछिएगा। क्या आप इस टाइम पे पाकिस्तान के अवाम जुडिशरी के ऊपर भरोसा रखती है? जवाब है नफी में। मैं बोलता हूँ, क्या आपका इस टाइम पे निजाम में अदल इंसाफ पे भरोसा है? नफी। क्या कोई पाकिस्तान के अंदर सहाफी ऐसा है जिसको लोग कहते हो कि हाँ ये मजीद निजामी साहब के पाए का आदमी है, ये सैयद सलाउद्दीन शहीद जैसा पाए का आदमी है? तो आपका जवाब है नफी में। आज आपका किसी इदारे पे भरोसा रह गया? जवाब है नफी के अंदर। क्या आपका किसी जो है वो सियासत के ऊपर भरोसा रह गया, किसी पार्टी के ऊपर भरोसा रह गया? जवाब है नफी में। तो हजूर मुझे ये बताइए कि ये परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो और क्या है? जहां जो है वो जजों को कत्ल किया जा रहा हो, जहां रोजाना दहशतगर्दी अरूज पे हो, पिछले 2 साल से आपका इस टाइम पे जो दहशतगर्दी के इंडेक्स के ऊपर आप नंबर 1 है पूरी दुनिया के अंदर। आखिर और भी तो दुनिया के मुमालिक है ना। आप जब तक भारत को भारत की सरजमीन पर जवाब नहीं देंगे, आप तैयार रहें कि वो रोजाना आपके घर में दहशतगर्दी करते रहेंगे और वो नहीं मानेंगे। उन्होंने देख लिया कि $84 बिलियन पहले जंग के 3 दिन के अंदर जो उनको नुकसान हुआ, उसके अंदर $84 बिलियन उनका रॉयटर के मुताबिक उन्होंने खर्च किया और $300 बिलियन पाक भारत जंग के अंदर पैसे उनका लग गया और जो बेइज्जती हुई है वो पूरी दुनिया के अंदर अभी तक हो रही है। तो $10 बिलियन अफगानिस्तान को दे के उन्होंने दहशतगर्दों को किराए पे हासिल कर लिए। वो जो अफगान नेशनल आर्मी जो अमेरिका ने और उसके दीगर हवारियों ने वहां ट्रेन की थी, 3.5 लाख फौज, वो अब किराए के कातिल हैं, मर्सनरीज हैं। उनको इस्तेमाल करो, पैसा दो और काम करवाते रहो। कभी खैबर पख्तूनख्वा, कभी टांग के अंदर, कभी बलूचिस्तान में। क्या ये 20 साल नहीं हो गए जी कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है? आप मुझे ये बताएं, 2006 अक्टूबर में जो पहला धमाका हुआ था खुदकुश, और उसके बाद वो आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर कोहाट में, उसके बाद जो धमाके होना शुरू हुए, खत्म ही नहीं हो रहे। दहशतगर्दी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भारत खुलेआम कह रहा है कि जी मैं सिंदूर 2, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया हुआ है। तो लॉन्च किया तो आखिर कोई ऑपरेशन तो होगा ना जो लॉन्च कर रहे हैं। कोई बिल्कुल सही है सर, मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ। का मेरा शो हो रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है सर। मियां साइफुर रहमान साहब, सर कश्मीर के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से आपको भी लगता है कि ये एक फ्रेंडली मैच है जिसमें उसका इंप्रेशन आना आपने जो है वो फिर एक देखिए जो फर्स्ट इंप्रेशन तो यही आ रहा है, जैसे आमिर खाकवानी ने भी कहा कि नूरा कुश्ती है। अब देखें ना कि परसेप्शंस पे तो दुनिया में जंगें हो जाती हैं। परसेप्शन जो है दैट मैटर्स अ लॉट, खासतौर पे पब्लिक परसेप्शन। और परसेप्शन की बुनियाद में ही बात औकात ये वोट में अब सर्ज आ जाता है, वोट कम हो गया, ज़्यादा हो गया, लीडर्स अपने इक़्तिदार में आ गए या इक़्तिदार से महरूम हो गए। लेकिन ये है कि इस परसेप्शन की जब हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल पार्टीज़ को वाकई ये बात सही थी कि कोई मैच्योर फुटिंग पे अब चलना चाहिए। यानी इक़्तिदार के इतने मज़े लूटते चीज़ों को थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था, कि बजाय ये सिर्फ यही लगे कि जी सिर्फ इक़्तिदार के हंगरी लोग हैं। और लोगों में एक फटीक भी आ गया है, लोगों के जहनों में एक इक़्तिदार में रहने वाले लोगों के बारे में एक फटीक सा है। यानी वो मोनोटनी सी है कि जी अब ये लोग जो है, ये छोटी जमात हो, छोटा सूबा हो, बड़ा यूनिट हो, हिसासियत हो, भारत के स्पेसिफिक अगर
हिसासियत हो तब भी ये नहीं बख्शते। ये कहते हैं ना किसी शक्ल में मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, किसी शक्ल में मुझे इक़्तिदार मिल जाए या बाद में को आपस में बंदर बांट कर लें। दरअसल मुझे ये लग रहा है जो सारा इशू है ना बुनियादी तौर पे, जैसा भी मेरे भाइयों ने दोनों ने बात की, वो ये है कि मुल्क को चारों सूबों में भी और जो दीगर हम यूनिट्स में वहाँ भी ये डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, ये बीमारी पाई जा रही है कि ओलिगार्की रूल कर रही है। यानी चंद बाख्तियार लोग, चंद से मुराद है 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 500, और चंद मालदार लोग, और ये आपस में गैंग बने हुए हैं, ये गैंग्स, दे हैव गैंग्ड अप अगेंस्ट द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यानी गैंग्स हैं ये, हम कहते हैं ना जी पॉलिटिकल गैंग्स हैं, इस तरह पावर गैंग्स हैं, और उन गैंग्स ने आपस में यानी आपस में मिली भगत की है, और सफरर कौन है? कॉमन मैन। और जिस वजह से आप आज तक किसी मंजिल पे पहुंच नहीं पाते। आप कहते हैं कि जी हमारे यानी कि जो डायरेक्ट कनेक्ट है बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड पीपल, लीडर्स एंड द लेड, वो डिसकनेक्ट है। यानी दरमियान में कोई वो सीढ़ी जो है ना वो खींच दी गई है। तो इक़्तिदार में आने के बाद वो गैंगअप हो जाते हैं, और उनमें जिसे हम कहते हैं ना पंजाबी में मजा नहीं पहना होती है, तो पावरफुल लोग दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि आओ भाई हम मिल बांट के कुछ खा लेते हैं। तो इसमें हम आपस में आप देखें कि पार्टी जो आपस में इख्तलाफ रखती थी, उन सब ने अपने हक में 188% तनख्वाह बढ़वा ली। वो पार्टियां जो बाकायदा तब्दीली की बात करती थी और हुकूमत को तनकीद मुराद के हवाले से करती थी, वो भी मुराद ले गई। और अब अभी तो शुक्र है कि शोर मचा, और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में शायद वो रिव्यू कर रहे हैं, वो तो कह रहे थे हमें जज भी बना दिया जाए, जस्टिस ऑफ पीस। यानी एक MPA जो हो खैबर पख्तूनख्वा का, वो जज भी हो, उसके पास उसकी और बीवी के पास पता नहीं फिर 8 क्लाशनकोव या जो प्रोहिबिटेड काफी मुराद और काफी कुछ जो है वो उन्होंने सजेस्ट किया। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जब हम मुराद की, इक़्तिदार की, झंडे की पॉलिटिक्स करेंगे, तो उसमें पब्लिक सर्विस का तो एक मेरा ख्याल हमें वो नज़र नहीं आती इंस्टिंक्टिवली भी। मैं बाज़ का तो खुद हैरान होता हूँ। अभी मैं एक और अभी भाई ने मेरे बात की कि जैसे जुडिशरी की बात है, मेरे साथ 2 लॉयर्स थे, बड़े एमिनेंट लॉयर्स, एक TV प्रोग्राम में लाइव था आपसे थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा जी आज़ादी, अदलिया की आज़ादी इंश्योर की जाए। मैंने उन्हें कहा जनाब एक मुख्तसर सी मैं जटवा सी बात करूँगा, अगर आप गुस्सा ना करें। चंद ताकतवर लोगों के सामने अदलिया शायद आज़ाद ना हो, आपकी बात मान लेते हैं। पाकिस्तान की जो 24 करोड़ अवाम है, उसके मुकाबले में तो एक सिविल जज से लेके टॉप का जज जो है वो तो मादर पिदर आज़ाद है। उनको बेगुनाह को फांसी लगा दे, गुनाहगार को घर भेज दे, और जिस तरह का मर्जी फैसला दे दे। मतलबन मजाजी पर मबनी फैसले हैं, मुबैना तौर पर करप्शन भी कहते हैं इसमें इन्वॉल्व है। हमने तो अपनी आंखों से, हम अदालतों में जब जाते थे तो अदालत का छोटे से छोटा एहलकार, हत्ता कि स्वीपर में नहीं बख्शता आने वाले, वहाँ जो साइलिन होते हैं या लोग रिक्वेस्ट लेके अदालतों में आते हैं एप्लीकेंट्स। तो यानी इतनी करप्शन है, बल्कि मैं समझता हूँ करप्शन से भी एक बड़ा इशू है वो परवर्शन है, ज़हनी फतूर, ज़हनों का फतूर है। जो बंदा ज़रा से इक़्तिदार में आता है उसके पास फैसले की पावर आती है, उसके पास पटवारी की पावर आती है, उसके पास SHO की, SP की, उसके पास सिस्टम ऐसा डिजाइन किया हुआ है, और ये वो समझता कि अब मैं इस मुल्क के आगे बढ़ना, मुझे सिस्टम ऐसा डिजाइन किया हुआ है, इनको सूट भी करता है। आमिर भाई ये बताइएगा कि जिस दिन ये फैसला किया गया कि अब रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, उसको जस्टिफाई उस वक्त भी वज़रा ने करने की कोशिश की। हमने प्रोग्राम में जब नून लीग के नुमाइंदों से बात की तो उन्होंने कहा कि जी अब तो आपको खुश होना चाहिए, अब तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, अब जैसे ही दुनिया के अंदर जो भी फैसला होगा वो हम उसी टाइम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये जिस रेशो से बढ़ा रहे हैं, क्या वाकई ये दुनिया का इम्पैक्ट है, या जैसे इन्होंने किया पहले फेज़ के अंदर जंग के ईरान अमेरिका के दरमियान के लेवी के नाम पे इन्होंने इतने पैसे जो है वो आवाम की जेबों से लूट लिए, इस दफ़ा भी ऐसे किया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, देखें ये तो निहायत ही जालमाना है, कहीं पर इसकी कोई तुक नहीं बनती। आप देखें ना, इससे पहले ये होता था कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता होता रहा, ईरान जंग से पहले भी, तो हुकूमत पेट्रोल उसके रेट कम नहीं करती थी, और कहती थी हमने तो खरीदारी पहले से की हुई है, और वो 4 हफ्ते लगते हैं, 6 हफ्ते लगते हैं इसमें ताकि वो सारा मामला है। तो अब मैं इनसे पूछे कि हर रोज क्या ये यानी कोई परचून का काम है, ये रोजाना एक कंटेनर बाहर से खरीदते हैं और उस हिसाब से रेट बढ़ा देते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक फजूल, सिर्फ इसका वाहिद मकसद यही है कि चूंकि वो 15-20 रुपए 15 दिन बाद होता था, तो वो जब हफ्तावार शुरू हुआ था
तो ज्यादा बढ़ते थे तो लोग ज्यादा को गले देते थे, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि ये 3-3, 4-4 रुपए। और आप देख रहे हैं चालाकी क्या की गई है, एक दिन उन्होंने 25 पैसे कीमत कम की है। 25 पैसे क्या होती है कम भाई? सर वो कसम उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे ना कि देखिए हम तो कम भी करते हैं जी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही 25 पैसे कम किए, फिर 4 रुपए बढ़ा दी, फिर 4.5 रुपए बढ़ा दी, 6 रुपए बढ़ा दी, इस तरह। तो ये तो बिल्कुल ही एक धोखा देने की बात है। और देखें मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल बढ़ा है, ठीक है। कल उसने अब $100 को हिट किया उसने, ठीक है, ठीक है, हम समझते हैं इस बात को कि बड़ा है। लेकिन बात ये है कि ऐसे मौके पे जब आपने इतनी ज्यादा लेवी लगाई हुई है, इतना ज्यादा टैक्स लगाया हुआ है, उसमें थोड़ी सी कमी कर देना कुछ दिनों के लिए, उसमें कमी करके लोगों को, यानी लोगों पे तो प्रेशर कम करे ना। यानी ये ज्यादा आपने देखा ना कितना बड़ा ज्यादा टैक्स। और वो देखिए उनको एक नया जरिया मिल गया इस जंग से, तो वो कैसे उसको छोड़ दें? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये देखें कि टैक्स मतलब आपने जिनसे टैक्स लेना होना ही चाहिए ना, कि जो टैक्स दे सकते हैं उनसे टैक्स ले, वहां तो वो लेने में नाकाम है। तो ये इंडायरेक्ट टैक्स पूरा कॉम पे लगा देना। और बिल्कुल, और देखें मुझे जो अफसोस इस बात पर है कि ऐसे लग रहा है, एक अब्दुल्ला गुल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों का बिल्कुल ट्रस्ट खत्म हो गया सिस्टम से। लेकिन उससे ज्यादा परेशान कुन बात ये है कि जो सिस्टम चला रहे हैं उनको, वो भी बिल्कुल बेनियाज हो गए हैं, उनको कोई सरोकार नहीं कि पब्लिक क्या सोचती है। और बड़ा वादे बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे हुए थे कि भाई अब तो इलेक्शन की भी अहमियत खत्म हो गई है, और लोगों को नजर आ रहा है कि चूंकि पहले इन्होंने धांधली करके इलेक्शन में 45-47 सारे चक्रों में हारों को जितवा दिया, तो अब उनको परवाह क्यों नहीं है। और इसका देखें, इसका जो असल हिट निशाना बन रहा है ना, वो नून लीग की हुकूमत ही बन रही, उनकी न्यायालय अपनी जगह। इसका जो असल निशाना बन रहा है वो मुक्तदरा को बन रहा है, एस्टेब्लिशमेंट को बन रहा है। लोगों का ख्याल ये है कि इसको वो उनके बलबूते पे, हालांकि उनका बेशक ना भी हो, वो चलो एक बार हुकूमत हो, लेकिन जैसे भी परसेप्शन की बात हो रही थी, परसेप्शन ये बन रहा है, परसेप्शन यही बन रहा है, और गाली उनको पड़ रही है। तो हालांकि न्यायालय इनकी है। अगर ये मतलब ये सिस्टम तो किसी ने कहा ना, वो कोई इनको कोई मतलब अभी अपने ही फैसले हैं ना, अपनी ही इनकी जो कैबिनेट है, वजीर खजाना है, प्राइम मिनिस्टर की अपना सब। तो ये बहुत ही लोगों का देखें, लोग इससे बुरी तरह पिस रहे हैं। और मैं तो सामना साहब, आप भी लाहौर में रहते हैं, हम भी लाहौर में रहते हैं, ये मुझे तो इसकी भी समझ नहीं आती कि कारोबार पे इतनी सख्ती करके लोगों को भाई कारोबार करने दो। दुकानों पे 10 बजे दुकानें बंद कर दो, कुछ पहले बंद हो जाती है, लेट बंद कर रहे हैं, वो अलग सख्ती हैं। भाई लोगों को चलो दुकानदारों पर जाओ, वो अपना रो रहे होते हैं, वो कहते हैं यार हम अपने ही उस पर खर्च पे बैठे हुए हैं, खोल के बैठे हुए हैं, बिल हमने भरने हैं। तो अगर कस्टमर आता है, अब तो आजकल बारिशें चलो हो रही है, लेकिन अभी चंद दिन पहले तक इतनी गर्मी, अभी भी इतनी हब्स होती है, तो लोग 6-7 बजे कल निकलते ही नहीं है, तो पता लगता है घंटे 2 घंटे दुकानें बंद होने टाइम हो जाता है। और मतलब कोई जरा भी एहसास नहीं है कि लोग, आम आदमी, ये जो कारोबार छोटी दुकानें भी खुली हुई हैं, तो लोग चल रहे हैं, इनको चलने दें भाई। बिल्कुल उसमें आपको क्या मतलब है? अच्छा, तो ये जब आप आमिर भाई जब बात करते हैं ना, जब बिजनेस की बात करते हैं ना, तो मुश्किलात में आपकी आवाज़ सुनी भी जाती है। ज़रूर ये भी जिक्र किया करें कि जो छोटे सतह पे कारोबार करने वाले लोग हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए कितनी मुश्किलात हैं। 26 से 27 डिपार्टमेंट हैं जिनकी मंथलियाँ लगी होती हैं, उसमें डेंगी वाले भी हैं जो ब्लैकमेल करते हैं आके कि जी ये हम कर देंगे, फिर और मैं वो नाम लूंगा तो फिर जो है वो बहुत दूर तक बात जाएगी। 26-27 डिपार्टमेंट, जितनी मेरी बिजनेस कम्युनिटी से बात हुई है, उनकी मंथलियाँ लगी हुई हैं। तो कारोबार किसी को उन्होंने क्या करने देना। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।